हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नप्लेक्स। कैसे हैं आप सब? तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर, कॉम्पोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब आप यही सोच रहे होंगे कि मैं इस वीडियो में हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ। तो सबसे मेन बात जो है वो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअली मुझे बंगाली बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आगे की जो भी वीडियो आएगी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड, वो सब की सब हिंदी में ही आएगी, ताकि अगर कोई दूसरा स्टूडेंट भी हो जो इसको पढ़ना चाहता है तो वो भी इसको पढ़ के समझ सके। और साथ ही साथ मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को देखते हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई आपका फीडबैक हो तो उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? तो विदाउट एनी डिले अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है फोर्स, ठीक है? फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स का यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा है पहले हम उसको पढ़ते हैं और समझते हैं धीरे धीरे। इट इज़ एन एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंड टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रॉय और टेंड टू डिस्ट्रॉय मोशन। मतलब फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो क्या करता है, मोशन को प्रोड्यूस करता है और मोशन को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है? मोशन को प्रोड्यूस करता है, मोशन को डिस्ट्रॉय करता है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। समझ लीजिए, एक बॉल है। बॉल पे अगर मैं फोर्स लगाऊं तो बॉल क्या मूव करेगी आगे की तरफ? हाँ, मूव करेगी। तो ये किसके लिए मूव की है? फोर्स के कारण मूव किया है, ठीक है? तो फोर्स यहाँ पे क्या कर रहा है? मोशन को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है जैसे टेंड टू प्रोड्यूस मोशन, ठीक है? तो टेंड टू प्रोड्यूस मोशन का मतलब क्या है? अगर आप एक वॉल को धक्का देंगे, सोच लीजिए आप एक वॉल को धक्का दे रहे हैं, तो वॉल क्या इस पी फोर्स से मूव होगा? नहीं होगा। तो आप कोशिश कर रहे हैं, मतलब लगता तो है कि आपको कि आप बॉल को मूव कर देंगे, पर आप उस बॉल को मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टेंड टू प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? तो फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे टेंड टू प्रोड्यूस हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि डिस्ट्रॉय और टेंड टू डिस्ट्रॉय मोशन, ठीक है? इसका मतलब भी वैसा ही है। अभी जिस बॉल को आपने थ्रो किया था वो किस में थी? मोशन में थी, ठीक है? और मैंने अगर यहाँ पे एक हाथ लगा के इसको क्या कर दिया? रोक दिया, तो क्या हो जाएगा? फोर्स के कारण बॉल का मोशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने मोशन को क्या कर दिया? यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है? उसी तरह से क्या, अगर एक बड़ी गाड़ी आपकी तरफ मूव करती हुई आ रही है मोशन में, तो क्या आप उसको स्टॉप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको तो लग रहा था कि आप स्टॉप कर पाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे स्टॉप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे टेंड टू डिस्ट्रॉय मोशन है, ठीक है? तो यही इसका मतलब था कि इट इज़ एन एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंड टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रॉय और टेंड टू डिस्ट्रॉय मोशन, ठीक है? तो बहुत ही ईजी है ये। तो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, उसको आप साथ साथ में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इस नोट में लिखा हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस चीज़ को भी समझते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है? तो ये जो फॉर्मूला है ये किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, ठीक है? तो न्यूटन के सेकंड लॉ से ये फॉर्मूला आया है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं? फोर्स का ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से मास का यूनिट क्या हो जाता है? केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? और इस पूरे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन, ठीक है? तो इस पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन।
तो अभी यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि 1 न्यूटन 1 न्यूटन जो होता है वो क्या 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यही हमारा फोर्स का डेफिनेशन था, और फोर्स कहाँ से आया है, कौन से लॉ से डिराइव हुआ है, वो भी हमने डिस्कस किया। तो चलो हम आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं, आगे जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स के डिफरेंट यूनिट है। हमने सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा था लेक्चर 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप लेक्चर 1 को देख लीजिएगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों के दोनों लेक्चर मैंने बना दिए हैं, और उसको देखिएगा पहले, वरना ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने उसमें सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा था, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और MKS सिस्टम और SI सिस्टम। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे CGS में जो यूनिट फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है, डायन होती है। CGS में जो फोर्स की यूनिट क्या होती है वो डायन होती है, ये वाली डायन मत समझिएगा। ठीक है, तो जोक्स अपार्ट, तो यहाँ पे FPS में जो फोर्स की यूनिट होती है उसको पाउंडल बोलते हैं। MKS में जो फोर्स की यूनिट होती है उससे KGF और KG वेट। ठीक है, तो KGF का मतलब क्या होता है, किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट। ठीक है, तो किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट जो होती है वो किस में होती है, फोर्स की यूनिट MKS सिस्टम में होती है, और इसको हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट भी बोलते हैं। इसको ग्रेविटेशनल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1 KGF जो होता है वो 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, तो हमको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसका 1 KGF का वैल्यू भी कितना है, 9.81 न्यूटन। इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट नाम देते हैं। ठीक है, और SI यूनिट में क्या होता है, न्यूटन, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इतनी सी बात थी। तो अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पूछा जाए कि 1 न्यूटन बराबर कितने डायन होते हैं, तो क्या आप निकाल पाएंगे? तो चलिए हम देखते हैं कितने डायन होते हैं। हमको पता है 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। हमको क्या करना है, डायन किसका यूनिट होता है, CGS का यूनिट होता है। मतलब क्या है, हमको सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मतलब kg को हमको ग्राम में लेना है, मीटर को सेंटीमीटर में लेना है। तो kg को हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाता है 1 न्यूटन कितना, 10⁵ डायन। ठीक है, इस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायन। तो 1 न्यूटन बराबर कितना डायन हो गया, 10⁵ डायन हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। तो हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ दैट मच फोर्स व्हेन अप्लाइड टू ए मास ऑफ 1 kg एंड प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी पे, 1 मिनट में इसको इरेज कर लेता हूँ। तो किसी भी बॉडी पे अगर मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, किसी भी बॉडी में अगर हम फोर्स लगाते हैं और उस बॉडी का जो मास है वो कितना है, 1 kg है। ठीक है, तो 1 kg फोर्स, 1 kg मास के बॉडी को मूव करने के लिए जो मैंने फोर्स लगाया, और उस समय जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ कितना, 1 मीटर पर सेकंड जो प्रोड्यूस हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इट इज़ दैट मच फोर्स व्हेन अप्लाइड टू ए मास ऑफ 1 kg एंड प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इजी है ये। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस। तो फोर्स के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है फोर्स का वो क्या है, इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स की क्या होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है। और आपको पता होगा फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जितने भी वेक्टर क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका इफेक्ट और डायरेक्शन मतलब वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स में पहला जो कैरेक्टर है फोर्स का वो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों रहते हैं। दूसरा जो कैरेक्टर है वो क्या बोलता है कि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होता है। अब ये लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैं एक फिगर बनाता हूँ तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। सोच लीजिए ये एक बॉडी है, इस पे मैं P फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फोर्स इस लाइन पे ट्रैवल करके जा रहा है। ठीक है, तो फोर्स इसी लाइन पे ट्रैवल होके जा रहा है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ ये इस लाइन पे एक्ट कर रहा है। इसीलिए इस लाइन, जिस लाइन पे ये एक्ट कर रहा है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स जितने भी होते हैं उनका एक लाइन ऑफ एक्शन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर जो है यहाँ पे वो बोलता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए इसी फिगर में हम समझते हैं इस फोर्स ने कहाँ पे एक्ट किया था, इस वाले पॉइंट पे एक्ट किया था। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बस फोर्स मतलब किसी भी बॉडी पे अगर लगता है तो किसी ना किसी पॉइंट पे वो टच तो जरूर होगा ना, तो इसीलिए उस पॉइंट को जहाँ पे वो एक्ट करता है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, और फोर्स का चौथा जो कैरेक्टर है वो है हमारा पुल और पुश का नेचर। ठीक है, तो फोर्स के 2 नेचर होते हैं, या तो वो पुल होता है या तो वो पुश होता है। या तो आप बॉडी को खींच सकते हैं या तो आप बॉडी को धक्का दे सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स के 4 कैरेक्टर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहेंगे, लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा, पुल और पुश टाइप का नेचर रहेगा। ठीक है, होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो साथ ही साथ लाइक बटन ज़रूर दबा दें और सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख दें। ठीक है, चलिए आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं हम। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो आपके एक और बात बता दो इस टॉपिक को बताने से पहले कि टीटली में प्रिंसिपल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सोच रहे होंगे आपके किस तरह के क्वेश्चन। टीटली में हमको क्या किया जाता है, ये सारे का सारा स्टेटमेंट पूरा लिख के दे दिया जाता है। ये पूरा स्टेटमेंट आपको पूरा डेफिनेशन दे दिया जाता है और उसके बाद पूछा जाता है कि बताइए ये कौन सा प्रिंसिपल है। ठीक है, जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तो उस समय ये इस तरह के क्वेश्चन आते थे और उसके बाद भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, जितने भी प्रिंसिपल हैं, जितने भी लॉज हैं, उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। पढ़ने के बाद वो लॉ किससे रिलेटेड है ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है अगर ये आता है तो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा ये कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस है, तो आपको वहाँ पे वो टिक लगा के आना है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रिंसिपल है तो उसको भी हम लोग साथ साथ आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हमारे पास जो है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस क्या है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ a number of forces acting simultaneously on a particle then the resultant of these forces will have the same effect as produced by all the forces। अब इसका मतलब क्या बनता है, समझ में तो कुछ आया नहीं, तो हम क्या करते हैं इसको फिगर से समझते हैं, फिर स्टेटमेंट पे दोबारा आएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए सोच लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी पे एक बंदा है जो कि फोर्स लगा रहा है P1, दूसरा बंदा है वो फोर्स लगा रहा है P2, तीसरा पर्सन है वो फोर्स लगा रहा है P3। उसके बाद जाके बॉडी क्या हो रही है, मूव हो रही है। ठीक है, तो
अब दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पे एक बॉडी है और इस बॉडी को एक सिंगल बंदे ने क्या कर दिया, मूव कर दिया। सोच लीजिए इस बॉडी का वेट था 100 केजी और बॉडी का जो मास था वो यहाँ पे 100 केजी ही है, मास चेंज नहीं हुआ। लेकिन देखा जा रहा है क्या, यहाँ पे इस पत्थर को मूव करने के लिए ये 3 जनों का यूज़ हो रहा था, जबकि यहाँ पे एक सिंगल बंदे पी ने क्या कर दिया, पूरे के पूरे बॉडी को मूव कर दिया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इन तीनों ने जो मिलकर फोर्स लगाया वो एक सिंगल बंदे ने फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है कि अगर नंबर ऑफ फोर्सेस, मतलब बहुत सारे फोर्सेस मिलके एक साथ जो फोर्स लगाते हैं और उसका जो इफेक्ट होता है, ठीक है, फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो अगर एक सिंगल फोर्स प्रोड्यूस कर दे, वो एक सिंगल फोर्स अगर प्रोड्यूस कर दे तो उस सिंगल फोर्स को हम एक नाम देते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, रिजल्टेंट नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं उसको, रिजल्टेंट नाम देते हैं या फिर रिजल्टेंट फोर्स का नाम देते हैं। तो ये प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस में देखिए अभी क्या लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ मिलकर पार्टिकल अगर किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस विल हैव द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फोर्सेस। सब फोर्स के बराबर बराबर एक सिंगल फोर्स प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम होगा रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, चलिए अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो थम्स अप करके मुझे आप मोटिवेट कीजिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं आगे हमारा क्या टॉपिक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। देखिए ये भी एक प्रिंसिपल है, ठीक है, ये भी एक प्रिंसिपल है, तो इसको भी हमको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये जितने भी प्रिंसिपल आ रहे हैं आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, वरना दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो जितने भी प्रिंसिपल आ रहे हैं उसको अच्छे से याद रखना है। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या बोलते हैं वो हम देख लेते हैं। वो क्या बोलता है, इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द रिजिड बॉडी इट मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू एक्ट एनी अदर पॉइंट ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को समझने से पहले यहाँ पे देखिए एक टर्म लिखा हुआ है, रिजिड बॉडी। ठीक है, इस रिजिड बॉडी का मतलब क्या है वो पहले समझते हैं कि कौन से बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, सोच लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, आपने क्या किया, इसको यहां से फोर्स लगाया, यहां से फोर्स लगाया, यहां से भी फोर्स लगाया, तीनों तरफ से फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बावजूद भी क्या हुआ, ना इसका लेंथ में कोई चेंज आया, ना इसके विड्थ में कोई चेंज आया, ना इसके डेप्थ में कोई चेंज आया। इन द सेंस हम बोल सकते हैं इसका वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह का बॉडी जिस पे हम जितना भी फोर्स लगा लें उसमें कोई भी वॉल्यूम का चेंज या फिर कोई भी जिसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन नहीं आता है, उस टाइप के बॉडी को हम कैसा बॉडी बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं, एकदम सख्त, एकदम कड़क। ठीक है, तो रिजिड बॉडी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब प्रिंसिपल को समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या बोलता है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस बोलता है कि अगर कोई रिजिड बॉडी है और उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, अगर कोई रिजिड बॉडी है उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, तो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहां से ट्रांसमिट होकर यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है उसमें फोर्स का जो इफेक्ट है, सोच लीजिए फोर्स P पड़ रहा था, तो उसका लाइन ऑफ एक्शन में भी उसका इफेक्ट कितना रहेगा, P ही रहेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या बोलता है कि अगर एक बॉडी रिजिड बॉडी है तो फोर्स का जो इफेक्ट है उसके लाइन ऑफ एक्शन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक को दोबारा डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, आपके डाउट्स आप आराम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। तो आगे जो टॉपिक है वो है रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, ऐसा बॉडी जिसके शेप एंड साइज में या फिर वॉल्यूम में कुछ भी चेंजेस नहीं आते, आप जितना भी फोर्स लगा लो। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो बॉडी है वो क्या है, इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी किसे बोलते हैं, द बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, देयर विल बी नो परमानेंट डिफॉर्मेशन
अकर विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। मतलब क्या है, रिजिड बॉडी का उल्टा है, ठीक है। अगर एक बॉडी है, इस बॉडी को हम फोर्स से अगर खींचते हैं तो ये बॉडी क्या हो जाता है, अपने शेप एंड साइज को चेंज होके लंबा हो जाता है, ठीक है। और फोर्स को अगर हम लोग छोड़ दें, सोच लीजिए एक इलास्टिक रबर बैंड को आप जब खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है, और छोड़ देने पे वो क्या हो जाता है, दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के बॉडी को हम लोग कैसा बॉडी बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी बोलते हैं, और इसमें कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आता, ठीक है। तो इलास्टिक बॉडी और रिजिड बॉडी में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। तो आगे वाला जो टॉपिक है वह है हमारा सिस्टम ऑफ फोर्सेस। कितने तरह के फोर्स के सिस्टम होते हैं उसको लेके हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है वो कौन सा सिस्टम है। तो पहला जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है वो है हमारा कोप्लैनर फोर्सेस। कोप्लैनर फोर्सेस पढ़ने से पहले हम पहले डिस्कस करते हैं कितने टाइप्स के प्लेन होते हैं, ठीक है। प्लेनर लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लेनर का मतलब होता है प्लेन। हमारे कितने, 3 तरह के प्लेन होते हैं, ठीक है। आपने एक्सिस पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो उसी के हिसाब से 3 प्लेन होते हैं, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन। अब ये प्लेन दिखते कैसे हैं, ऐसे। ये हमारा कैसा प्लेन है, एक्स प्लेन, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा कौन सा प्लेन है, वाई प्लेन, और ये हमारा कौन सा प्लेन है, जेड प्लेन, ठीक है। तो ये जो मैंने ग्रीन शेड किया हुआ है ये हमारा कौन सा प्लेन है, जेड प्लेन। नीचे वाला जो है वो हमारा कौन सा प्लेन है, एक्स प्लेन। और ये साइड वाला जो है ये हमारा कौन सा प्लेन है, वाई प्लेन, ठीक है। तो ये कोप्लैनर फोर्स को अभी हम समझते हैं अच्छे से। प्लेन के बारे में हम समझ लिया, एक्स प्लेन, वाई प्लेन एंड जेड प्लेन, ठीक है। तो फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब अगर कोई फोर्स है, अगर वो एक्स प्लेन पे है, ठीक है, उसका लाइन ऑफ एक्शन अगर एक्स प्लेन पे है तो वो क्या एक्स प्लेन में ही रहेगा, वो वाई और जेड प्लेन में नहीं जाएगा, ठीक है। वो सिंगल प्लेन पे ही रहेगा। तो दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज कोप्लैनर फोर्स, ठीक है। या तो वो एक्स प्लेन पे रहेगा, या तो वो वाई प्लेन पे रहेगा, या तो वो जेड प्लेन में रहेगा। एक साथ वो 2 प्लेन में नहीं रह सकता। तो दैट टाइप ऑफ प्लेन इज नोन एज योर कोप्लैनर फोर्सेस, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट जो फोर्सेस है वो किस टाइप के फोर्सेस है, कोलिनियर फोर्सेस, ठीक है। कोलिनियर फोर्स का मतलब क्या है, अगर फोर्स एक ही लाइन के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्स बैठा है P1 और यहाँ पे और एक फोर्स बैठा है P2, ठीक है। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन भी यहीं पे है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन भी क्या यहीं पे है, ठीक है। तो एक ही लाइन में नंबर ऑफ फोर्सेस अगर लाई करते हैं तो उस टाइप के फोर्सेस को हम लोग कैसे फोर्सेस बोलते हैं, कोलिनियर फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है वो है हमारा कॉनकरेंट फोर्सेस, ठीक है। तो कॉनकरेंट फोर्सेस भी देख लेते हैं कैसा है। तो कॉनकरेंट फोर्सेस बोलता है द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन मीट एट वन पॉइंट इज नोन एज योर कॉनकरेंट फोर्सेस। मतलब अगर सोच लीजिए एक ही पॉइंट पे नंबर ऑफ फोर्सेस आगे अगर मीट कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेस आके मीट कर रहे हैं, या फिर एक पॉइंट से नंबर ऑफ फोर्सेस बाहर की ओर निकल रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ फोर्सेस इज नोन एज योर कॉनकरेंट फोर्सेस, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये, एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे या फिर एक ही पॉइंट से निकलेंगे, ठीक है। तो चौथे नंबर पे चलते हैं हम लोग, कॉनकरेंट हो गया हमारा, चौथे नंबर पे चलते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, नॉन कोप्लैनर फोर्सेस, ठीक है। नॉन कोप्लैनर से समझ में आ रहा है मतलब क्या, फोर्सेस जो है वो एक प्लेन में नहीं रहेंगे। एक प्लेन में नहीं रहेंगे तो कैसे, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। तो सोच लीजिए एक फोर्स यहाँ पे है, एक फोर्स यहाँ पे है, एक फोर्स यहाँ पे है, तो सबके क्या डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में है, ठीक है। और प्लेन कितने तरह का होता है वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो नॉन कोप्लैनर फोर्सेस और 3D फोर्सेस भी बोलते हैं इसको। तो ये हमको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। चलिए लास्ट सिस्टम ऑफ फोर्सेस की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो लास्ट सिस्टम ऑफ फोर्सेस है हमारा क्या, नॉन कोप्लैनर कॉनकरेंट फोर्सेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक प्लेन में भी नहीं है लेकिन कॉन्करेंट जरूर है,
ठीक है, तो इसको हम लोग फिगर की मदद से समझते हैं। सेम मैं यहाँ पे 3 प्लेन बनाऊंगा। तो फोर्सेस एक प्लेन में नहीं है लेकिन एक पॉइंट पे मीट करे, तो मैंने वो पॉइंट पकड़ लिया ये। तो एक फोर्स यहाँ से आ रहा है, एक फोर्स यहाँ से आ रहा है, एक फोर्स यहाँ से आ रहा है। तो देखो ये जो फोर्स है वो एक प्लेन में नहीं है, ठीक है। एक ये हमारा एक्स वाले प्लेन का फोर्स है, ये हमारा जेड वाले फोर्स का प्लेन है, और ये हमारा वाई वाले एक्सिस का प्लेन का फोर्स है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपनी वीडियो को आज हम इतने तक ही रखते हैं। चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट आ जाएगा कुछ दिनों में, तब तक आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ गई हो और मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो और आपका कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द दूंगा, ठीक है। और अपनी वीडियो का आज यही तक रखते हैं। गुड बाय माय फ्रेंड।